हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, बिना किसी विलंब के आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अक्सर गरीबी, असमानता, यही सब बातें हैं ना? लेकिन सोचिए, अगर ये कहानी अब बदल चुकी हो तो? कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं और वो एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो हमारी पुरानी सोच को शायद पूरी तरह से हिला सकती है। तो चलिए आज इसी नई डेटा वाली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज भारत में गरीबी की असली तस्वीर आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दशकों से बहस होती आई है और हम सबके मन में इसको लेकर कोई ना कोई राय जरूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे दावे के साथ जो हाल ही में सामने आया है, और यकीन मानिए ये दावा गरीबी पर हमारी अब तक की पूरी समझ को बदलने का दम रखता है। दशकों से हम यही कहानी सुनते आए हैं, है ना, कि भारत एक बहुत बड़ी फैली हुई गरीबी के खिलाफ एक धीमी और जैसे कभी न खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रहा है। इसे एक तरह से एक स्थायी समस्या ही मान लिया गया था। लेकिन एक नई रिसर्च इस पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। पता है ये नया आंकड़ा क्या कहता है? कि भारत में जो अत्यधिक गरीबी है वो अब घटकर सिर्फ 1% रह गई है। जी हाँ, सही सुना, सिर्फ 1%। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला, जिनकी रिसर्च पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है, वो तो ये तक कहते हैं कि हम पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि भारत से एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी खत्म हो चुकी है। तो सवाल उठता है कि ये अत्यधिक गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी आखिर है क्या? देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की तय की हुई एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है और इससे नीचे जीने की हालत को ही एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। और दावा ये है कि भारत ने इस मुश्किल पड़ाव को अब लगभग पार कर लिया है। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल और भी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब गरीबी कम होती है तो अमीर और गरीब के बीच का फासला वो और बढ़ जाता है। तो क्या भारत को भी इस कामयाबी की कीमत बढ़ती असमानता से चुकानी पड़ी? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। और ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि होता क्या है कि तेजी से होती ग्रोथ के साथ साथ अक्सर इनइक्वालिटीज यानी असमानता भी बढ़ती है। तो क्या भारत में भी अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से और ज्यादा चौड़ी हो गई? और यहीं पर नतीजे फिर से चौंकाते हैं। जो आम धारणा है उसके बिल्कुल उलट। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद असमानता बढ़ी नहीं है, बल्कि या तो वो स्थिर रही है या फिर उसमें हल्की सी गिरावट ही आई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने गरीबी को तेजी से तो घटाया ही, पर ऐसा अमीर गरीब के बीच की खाई को और ज्यादा बढ़ाए बिना किया। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत ही रेयर और जरूरी कहानी है। तो ये एक तरह की पहेली बन गई है ना? गरीबी तो कम हो गई पर असमानता नहीं बढ़ी। तो सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब हमें उन सरकारी नीतियों में मिलता है जो पिछले कुछ सालों में लागू की गईं। इस पूरे बदलाव की नींव रखी जैम ट्रिनिटी ने, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त आर्किटेक्चर, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने सरकारी मदद को लोगों तक पहुंचाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो ये JAM ट्रिनिटी काम कैसे करती है? ये काम करती है DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। देखिए, सिस्टम बहुत सिंपल है। आधार से सही इंसान की पहचान हो जाती है, जनधन अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और मोबाइल के जरिए ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, बीच के बिचौलिए खत्म हो गए, भ्रष्टाचार कम हुआ और मदद सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुंची। लेकिन कहानी सिर्फ सीधे पैसे भेजने तक ही खत्म नहीं होती। जो मुफ्त या बहुत सस्ते दाम पर अनाज देने जैसी स्कीम्स हैं, उन्होंने भी लोगों की परचेसिंग पावर, मतलब असल में चीजें खरीदने की ताकत को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, और वो है डेटा यानी आंकड़े। सवाल ये है कि हम आर्थिक सच्चाई को मापते कैसे हैं, और ये तरीका इतना जरूरी और इतना विवादों में क्यों रहता है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे डबल थिंक कहा जा रहा है। मतलब, एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि हाँ, सरकार गरीबों को बड़े पैमाने पर खाना दे रही है, राशन दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनकी गरीबी को नापते हैं तो उस राशन की कीमत को उनकी आमदनी का हिस्सा नहीं मानते।
ये एक तरह का विरोधाभास है ना? तो यहीं पर दो अलग अलग नजरिए टकराते हैं। जो पारंपरिक तरीका है वो सिर्फ ये देखता है कि कोई परिवार अपनी जेब से कितना पैसा खर्च कर रहा है, बस। लेकिन ये जो नया नजरिया है वो कहता है कि नहीं, सरकार से जो राशन या दूसरी मदद मिल रही है उसकी वैल्यू को भी उनके कुल खर्च में जोड़ना चाहिए, तभी तो असली और पूरी तस्वीर सामने आएगी। और इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि जब हम सरकारी मदद की कीमत को इसमें जोड़ते हैं तो एक परिवार के टोटल कंजम्पशन यानी वो कुल कितना सामान और सेवा इस्तेमाल कर पा रहे हैं उसकी पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ये लगभग 15% का हिस्सा है और इसे नज़रअंदाज करने का सीधा मतलब है कि हम गरीबी को ही गलत तरीके से माप रहे हैं। और असल में यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल आंकड़ों की बहस नहीं है। बात यह है कि आप गरीबी को मापते कैसे हैं। वही तरीका ये तय कर देता है कि आप उस प्रॉब्लम को कितना बड़ा या छोटा समझ रहे हैं और फिर उसी हिसाब से उससे निपटने के लिए नीतियां बनाते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर हम विकास को, गरीबी को इस नए नज़रिए से मापते हैं तो फिर आने वाले समय में हमारी पॉलिसी मेकिंग यानी नीतियां बनाने के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अब सोचना बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी शेयर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।